फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा आपको जूलॉजी के कुछ टॉपिक ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू क्लियर करवाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कोरोना के समय में आप सभी घरों पर रहने को मजबूर हैं खुद के सभी के स्वास्थ्य के लिए, और इसी दौरान आयुक्तालय के आदेशानुसार आप सबको घर पे रहते हुए ऑनलाइन क्लासेस का इन व्हाट्सएप ग्रुपों और यूट्यूब वीडियो के द्वारा अध्ययन करना है। उसी क्रम में हम सबसे पहले पार्ट फर्स्ट की टॉपिक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव एंजाइम, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड, इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले एक शब्द है भोजन का स्वांगीकरण और पाचन। कई बार आमतौर पर हम इन दोनों शब्दों को एक दूसरे का पर्यायवाची मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। भोजन के स्वांगीकरण में 4 स्टेप्स हैं, जैसा कि आप इस पेज पे देख सकते हैं। भोजन को ग्रहण करने से लेके उसकी पाचन किया जाना और अवशोषण करना, और लास्ट में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से मल के रूप में उत्सर्जित करना। यह चारों स्टेप भोजन के स्वांगीकरण के रूप में होते हैं। मतलब उत्सर्जन वाले भाग को निकाल लें तो भोजन को ग्रहण करने से लेके शरीर के अंदर उस पोषक पदार्थों के रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना ही भोजन का स्वांगीकरण है। इससे स्पष्ट है कि भोजन का स्वांगीकरण का एक हिस्सा है पाचन की क्रिया। आज जो टॉपिक है वो पाचन की क्रिया ही है, जो स्वांगीकरण का एक पार्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पाचन है क्या। पाचन का मीन्स अर्थ ये है कि हम जो कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं उसका यांत्रिक और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विखंडित करना, ताकि शरीर इनको अवशोषित कर सके। यही है संक्षिप्त में प्रक्रिया। अर्थात भोजन के जो कंपोनेंट्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, ताकि वो इजीली एब्जॉर्वेबल हो, बॉडी के अंदर एब्जॉर्व उसको किया जा सके। यह पाचन है। अब बात ये आती है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो बात स्पष्ट यह है, हमारा शरीर इस तरह से ही अनुकूलित है कि इवोल्यूशन के दौरान इस तरह से अनुकूलित है कि वह छोटे अणुओं को हमारे आहार नाल में अवशोषित कर सकता है, बड़े जटिल जैविक अणुओं को अवशोषित नहीं कर सकता। तो हमारे शरीर को चलाने के लिए, आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन जो प्रकृति में मौजूद है, स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उन सबको छोटी छोटी इकाइयाँ जैसे अमीनो अम्ल हुआ, मोनोसेकेराइड है जैसे ग्लूकोज, गैलेक्टोज, और वसा है तो उसको वसा अम्ल, इन आदि में तोड़ने के पश्चात ही हम अब्जॉर्व कर पाते हैं। तो ये हमारे शरीर की एनर्जी प्राप्त करने, जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने में भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रक्रिया है। सबसे पहले हम थोड़ा सा जनरल पुराना बेसिक नॉलेज जो 12th क्लास तक है उसके बारे में हम देखें। हम जानते हैं कि हमारे पाचन तंत्र में भोजन मुख से एंट्री करता है और मुख से करने के बाद में यहाँ मुख गुहा से ग्रसनी की ओर आता है। ग्रसनी के अंदर श्वसन पथ, ये भोजन पथ और ऊपर से श्वसन पथ एक दूसरे के क्रॉस विंड्स में होते हैं, क्रॉस में रोड पे तरह चलते हैं। ग्रसनी के आगे की तरफ विंड पाइप होता है, ट्रेकिया होती है, और पीछे की तरफ ये ईसोफेगस होती है। तो आप देख सकते हैं कि जब श्वास ली जाएगी वह ऊपर से आगे की ओर आती है, भोजन लेते हैं वो पीछे की ओर जाएगा। जब भोजन को निगला जाता है, यानी ग्रसनी से होते हुए जब भोजन ग्रसिका में जाना होता है, मुख गुहा से ग्रसनी होते हुए, उस समय में श्वसन मार्ग को एपिग्लोटिस एंड ऊवुला के द्वारा बंद कर दिया जाता है, ताकि भोजन श्वास नली में नहीं जाए। ईसोफेगस से भोजन जो है स्टोमक से होते हुए भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ से
ये स्टोमक से भोजन जो है सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन और छोटी आंत से भोजन अंततः इस तरह से चारों ओर घूमते हुए बड़ी आंत में और बड़ी आंत से एनस में और एनस से गुदा द्वारा शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो छोटी आंत का आप जानते हैं उसके दो भाग होते हैं, ग्रहणी और शुद्धांत्र, ड्यूodenum एंड इलियम। ये मोटा हमारे पाचन तंत्र का जो अंग है उन हिस्सा है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं सहायक ग्रंथियाँ भी है यहाँ पर, जिसको लीवर कहते हैं, जो स्टोमक के राइट साइड में होता है, जबकि दूसरी एक और ग्लैंड होती है पेनक्रियास, जो यू आकार की ड्यूodenum जो होती है, ग्रहणी है, छोटी आंत का जो हिस्सा होती है, यानी छोटी आंत के प्रारंभिक यू आकार के भाग जो होता है उसकी आर्म्स के बीच में अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। यह ग्रंथियाँ पाचन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिसका आगे हम देखेंगे। तो कुल मिलाकर के पाचन की परिभाषा और जनरल तंत्र समझने के बाद हम कह सकते हैं कि पाचन की क्रिया में यांत्रिक और रासायनिक रूप से होती है। इसके अलावा अगर हम मानव की बात करें तो मानव में आंशिक रूप से जीवाणुओं का योगदान बड़ी आंत में होता है, जहाँ पाचन की क्रिया बड़ी आंत में नहीं के बराबर होती है, परंतु फिर भी कुछ जीवाणुओं द्वारा उन पदार्थों में बचे खुचे भोजन के पदार्थों में से विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा विटामिन्स का निर्माण भी किया जाता है, जिसको कुछ हद तक हमें फ़ायदा मिलता है। यदि पाचन की प्रक्रिया देखें तो इसके दो तरीके हैं, जैसा यहाँ परिभाषा से स्पष्ट है, यांत्रिक और रासायनिक। तो यांत्रिक रूप से भोजन का पाचन कैसे होता है? तो सबसे पहले आप देखें मुख गुहा में पाचन जो यांत्रिक पाचन है, दांतों में द्वारा इंसिजर, कैनाइन आप सब जानते हैं, उनके द्वारा भोजन को काटना, पीसना, चबाना आदि किया जाता है। इसके अलावा जीवा द्वारा लार का श्रावण होता है और उसके साथ साथ भोजन को मुख गुहा में काटते चबाते समय पीसा जाता है और उसके साथ लार को मिश्रित किया जाता है। इसके अलावा छोटी आंत के अंदर खंडी भवन, क्रमांकुंचन और बड़ी आंत में हॉस्टल चूर्निंग द्वारा भी भोजन को यांत्रिक रूप से पचाया जाता है, जबकि रासायनिक रूप से आप जानते हैं कि भोजन को विभिन्न प्रकार के एंजाइमों द्वारा आमाशय, मुख गुहा, छोटी आंत जिसमें ग्रहणी और इलियम, शेषांत्र, शुद्धांत्र, इन दोनों को शामिल करते हैं। उनके अंदर विभिन्न एंजाइमों द्वारा पाचन उस प्रक्रिया में शामिल हैं। अब सबसे पहले हम मुख गुहा की बात करते हैं। मुख गुहा के अंदर आप देख सकते हैं यांत्रिक पाचन मैंने बता दिया, काटने का कार्य इंसिजर द्वारा होता है, कृंतक दांतों द्वारा, चबाने और पीसने का काम जो है प्रीमोलर और मोलर द्वारा होता है, जबकि कैनाइंस रदनक द्वारा चीरना और फाड़ने की प्रक्रिया होती है। और रासायनिक पाचन लारी एंजाइम द्वारा होता है। अगर लारी एंजाइम की बात करें तो उससे पहले हम लार के संगठन के बारे में बात करें। उसका अधिकांश भाग जो है पानी होता है, जो भोजन के विभिन्न अवयवों या उसको लसलसा और नम बनाने का कार्य करता है, जबकि मुख्य एंजाइम जो है लारीय एंजाइम एमाइलेज, जिसे टाइलिन भी जाना जाता है, यह स्टार्च को माल्टोज के अंदर तोड़ता है। इसके अलावा कुछ विशेष एंजाइम है लारीय लाइसोजाइम और कुछ एंटीबॉडी IgA, इम्यूनोग्लोबुलिन ए प्रकार की जो एंटीबॉडी है, ये दोनों जीवाणुओं से रक्षा करते हैं, अर्थात भोजन के अंदर आए हुए जीवाणुओं को कुछ हद तक नष्ट करने में मदद करते हैं। कुछ रासायनिक पदार्थों रसायनों के रूप में साल्ट्स के रूप में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट्स, कुछ बफर पदार्थ भी होते हैं इसके अंदर, जो मुख गुहा के अंदर pH को आंशिक या अल्प स्तर पर pH को नियंत्रित करने का प्रयास भी करते हैं। इसके अलावा
जो कुछ वैज्ञानिकों और कुछ बुक्स में बताया गया है कि अत्यल्प मात्रा में एक केलिक्रेन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो प्रोटीन अपघटन का कार्य करता है। लाइपेज होता है, हालांकि कार्य वसा अपघटन का होता है, परंतु उसको उचित माध्यम पीएच का उचित माध्यम नहीं मिलने के कारण वह विशेष रूप से कार्य नहीं करता है। चूँकि ये दोनों अत्यल्प मात्रा में है तो इनका प्रभाव भी नगण्य होता है पाचन की क्रिया में। तो कहने का अर्थ है कि इन सब ये दोनों एंजाइम चूँकि कुछ किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताना उचित समझा। अब बात आती है लार को स्रावित करने वाली लार ग्रंथियों के बारे में। तो लार ग्रंथियाँ यहाँ पर मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊँगा, मैं टेक्स्ट मटेरियल जो आपको पीडीएफ में दूंगा उसके अंदर ये चार्ट होगा, उसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। लार ग्रंथियाँ मैंने पहले कॉलम के अंदर बताया है कि किस प्रकार की ग्रंथि है हमारे अंदर। लार ग्रंथियाँ 3 प्रकार की थी, पैरोटिक, सबमेंडुलर, सबलिंगुअल। एक और होती है इंफ्रा ऑर्बिटल जो हमारे इंसानों में नहीं पाई जाती है। इनकी लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये किस नली के द्वारा, यानी पैरोटिड, सबलिंगुअल किस नली के द्वारा कहाँ पर हमारे मुख गुहा के अंदर खुलती हैं जिसके कारण लार मुख गुहा में आ सके, ये मैंने बता दिया है। हाँ, यहाँ पर इन लार ग्रंथियों की जो हिस्टोलॉजी है उसके बारे में एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। लार ग्रंथियों में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, सीरस कोशिकाएं और दूसरी थी म्यूकस कोशिकाएं। सीरस कोशिकाएं वो कोशिकाएं हैं जिनके अंदर बहुत सारे जाइमोजन कणिकाएं अर्थात एंजाइम युक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, जबकि म्यूकस कोशिकाएं केवल श्लेष्मा का स्रावण करती हैं, जो कि उसके लिए एक सॉल्वेंट मीडिया की तरह कार्य करता है, उसका स्रावण करती हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लार श्रावण में यहाँ जो सब मैंडिबुलर ग्रंथि है जो दोनों जबड़ों के संयुक्त होने वाली जगह पर पाई जाती है, वार्टन नलिका के द्वारा खुलती है। वह उसके द्वारा जो लार निकलती है उसमें सीरस कोशिकाओं का भाग जो स्राव है वो 4 हिस्सा होता है, एक भाग श्लेष्मा होता है। यानी सर्वाधिक मात्रा में एंजाइम श्रावण कौन करती है? सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि। और दूसरी पैरोटिड ग्लैंड, वह उसमें सीरस कोशिकाएं ही पाई जाती हैं, तो उसके अंदर और भी ज़्यादा है। जबकि सबलिंगुअल होती है, सबलिंगुअल उसके अंदर सीरस कोशिकाएं 1 भाग और श्लेष्मा 4 भाग निकलती हैं। मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, यहाँ पे पैरोटिड के द्वारा प्योर सीरस कोशिकाओं का स्राव निकलता है, जबकि सबमैंडिबुलर में कुछ उससे तुलनात्मक कम मात्रा में होता है। परंतु यदि लार श्रावण की मात्रा देखी जाए तो निश्चित तौर पर सबसे ज़्यादा लार कौन स्रावित करता है? सबमैंडिबुलर। परंतु लार में एंजाइम की मात्रा की बाबत बात की जाए तो पैरोटिड ग्रंथि के द्वारा जो स्राव है उसमें एंजाइम की मात्रा प्रतिशत या मात्रा के अनुपात में सबसे ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से लार ग्रंथियों के बारे में क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ लार ग्रंथियों के द्वारा जो एंजाइम था उनके द्वारा पहले ही बता दिया है, स्टार्च से माल्टोज को बदला जाता है और भोजन जब मुख गुहा में पच जाता है आंशिक रूप से, काटा पीसा उसके साथ लार मिश्रित हो जाती है, तो वो बोलस के रूप में फेरिंग्स अर्थात ग्रसनी, फिर ईसोफेगस अर्थात ग्रसिका से होते हुए निगलने की प्रक्रिया द्वारा आमाशय के अंदर आता है। आमाशय के यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरस निम्न भाग हैं। और इस कार्डियक भाग के अंदर, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है इतना क्योंकि उसके अंदर म्यूकस ही सेल निकालती है, एंजाइम श्रावण की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु म्यूकस भी आमाशय की दीवार के प्रोटेक्शन, चूँकि अम्ल निकलता है आमाशय में, अम्ल इसकी दीवार को ही नुकसान नहीं पहुंचाए, इसकी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह म्यूकस जो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है आमाशय में, उससे इसकी भीतरी दीवार, यानी इसकी भीतरी दीवार को नष्ट होने से बचाता है।
एसिड की रिएक्शन से ये म्यूकस बचाता है। दूसरी है फंडिक भाग। यह मुख्य भाग है, जटिल होता है। इसमें नलिकाकार कॉलमनाकार सेल्स पाई जाती हैं जो एंजाइमेटिक फंक्शंस करती हैं, जैसे म्यूकस नेक कोशिकाएं। जो इसके अंदर म्यूकस नेक कोशिकाएं पाई जाती हैं वह श्लेष्मा का स्रावण करती हैं। और दूसरी जो है पैराइटल या ऑक्सिंटिक कोशिकाएं, यह HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण करती हैं। और इसके अलावा मेन या चीफ सेल या जाइमोजन सेल्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज जैसे एंजाइम का स्रावण करती हैं। इसके अलावा आमाशय की जो इंटरनल एपिथेलियम है उसके द्वारा उसमें कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी पाई जाती है जिन्हें जी सेल्स कहते हैं। उनके द्वारा गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। अब बात आती है यहाँ हार्मोन का क्या रोल है। ये सारा पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक जो तंत्र है, हमारा तंत्रिका तंत्र, उसके द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे आपको कोई अच्छा सा सुगंध आ गई भोजन की, तो हमारा दिमाग का अवचेतन जो है पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक, इसके द्वारा सिग्नल मिलते हैं इन जी सेल्स को, और इनके द्वारा गैस्ट्रिक जूस को स्रावित करने के लिए हार्मोन स्रावित होते हैं। जो अभी जितनी भी सेल्स बताइए, जाइमोजन सेल्स एंड म्यूकस नेक सेल्स, इनके द्वारा एसिड और इन सब को प्रेरित करती है ताकि एंजाइम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन हो। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि भोजन आने से पहले ही डाइजेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा सकती है शरीर द्वारा, और भोजन के बाद और भोजन के साथ साथ ये चलती रहती है। तो ये नियंत्रण वाली बातें यहाँ पे मैं उनका जिक्र नहीं करूँगा, BSc के सिलेबस में नहीं है आपके इतना। इसके बाद में जो आमाशय के अंदर इन ग्लैंड्स के द्वारा जो रस निकलता है, जो एंजाइम निकलते हैं, जो म्यूकस निकलते हैं, उन सब को कंबाइंडली हम जठर रस कहते हैं। इसकी टोटल मात्रा 2 से 3 लीटर प्रतिदिन हमारे शरीर में निकलती हैं। इसका pH 1 से 2 होता है, और इसके अंदर अधिक के रूप में हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन, जो कि HCl के कारण होता है, वो ज़्यादा निकलते हैं। और म्यूकस जो कि पाइलोरिक और कार्डिक से स्रावित होती है, सॉल्युबल होती हैं, जबकि गैस्ट्रिक म्यूकोसा से जो निकलती है वह विजिबल म्यूकस होती है। इसके अलावा कुछ इंट्रिंसिक कारक भी होते हैं जो जठरस में प्राप्त होते हैं, जो विटामिन B12 के अवशोषण में विशेष योगदान करते हैं। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके अभाव में कई बार एक विशेष प्रकार की एनीमिया की भी समस्या हो जाती है। विटामिन B12 HCl स्रावण जो ऑक्सिंटिक कोशिकाओं द्वारा होता है वह भी इसके द्वारा होता है। इसके अलावा जो एंजाइम है जठर रस में, वह है एक पेप्सिनोजन। यह पेप्सिनोजन एंजाइम क्या होता है कि HCl के कांटेक्ट में आएगा, ये यहाँ पे है, उसके कांटेक्ट में आने के पश्चात पेप्सिन में बदल जाएगा और ये प्रोटीन को प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में तोड़ेगा। हालांकि पेप्टोन छोटे होते हैं, मतलब प्रोटीन को टुकड़े करेगा, कुछ छोटे टुकड़े पेप्टोन्स में बदल जाएंगे और कुछ जो टुकड़े बड़े रह जाते हैं प्रोटीजेज में बदल रह जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ से ध्यान दें, प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है व्यावहारिक तौर पर। कहाँ से? स्टोमक से, ये ध्यान देने वाली बात है। जबकि कार्बोहाइड्रेट की पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरुआत हुई बताइए? स्टोमक से या मुख गुहा से स्लाइवरी एमाइलेज द्वारा। यहाँ पे लाइपेज जो है, गैस्ट्रिक लाइपेज, वह कम प्रभावी दिखाता है क्योंकि लाइपेज एंजाइम की फंक्शनैलिटी के लिए आवश्यक है वसा का पायसीकरण हो तथा माध्यम अम्लीय हो। तो चूँकि आमाशय में अम्लीय माध्यम होता है, इसलिए ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज है वह अभी काम नहीं कर पाता है। पर हाँ, जैसे ही आमाशय से भोजन जो आंशिक पाचित है, जो बोलस मुख गुहा से आता है, यहाँ पर
काइम में बदल जाता है स्टोमक में। और जैसे ही काइम आंत में यानी इंटेस्टाइन में जाती है तो वहाँ पर जैसे इंटेस्टाइनल एंजाइम्स अग्नाशयी एंजाइम मिलते हैं और भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाता है, उस स्थिति में ये एंजाइम फंक्शनल हो जाएंगे और वहाँ के इंटेस्टाइन के एंजाइम से भी रिएक्शन करेंगे। गैस्ट्रिक म्यूकस, इसका एक काम तो बता चुके हैं, भोजन को नम और बनाना। दूसरा, जठर रस के प्रभाव से आमाशय की एपिथेलियम को बचाना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। आप सोच सकते हो कि जो HCl मार्बल और किसी भी स्टोन को भी करोजन कर सकता है, संक्षारित कर सकता है, डीके कर सकता है, वह आमाशय को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा पाता? उसका एक ही कारण है, यह म्यूकस जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित विशिष्ट बफर पदार्थों से बनी होती हैं और एपिथेलियम को बचाती हैं। तो इतना ही आज का टॉपिक, जितना अपलोड हो सकता है। साइज़ बड़ी हो जाने पर अपलोडिंग में बहुत समस्या आती है। कल मैं आंत और मतलब पाचन की जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, आमाशय के बाद में पाचन की प्रक्रिया, वो बताऊंगा। धन्यवाद। आप इसको समझें, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू। हाँ बेटा।